बहू जब लड़ झगड़ कर अपने मायके पहुंची, तब से आत्मग्लानि का एहसास हुआ। निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान ये दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था वो इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते देख मेरा खून खोल रहा है। चीख कर गुस्से में बोले मोहनलाल जी। बड़ी बहू राधिका, जिसने अभी छोटी बहू अबीरा को सन्नाटेदार चाटा मारा था, वो ससुर जी के ये सब सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा सुमन, जो छोटे बेटे राज का गिरेबान पकड़ कर खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू राधिका कुछ कहना चाहती थी, मगर मोहनलाल जी किसी की बात सुन बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने ये घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, चंदा निवास। मगर आज अपने बेटे बहू को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वो सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होते दिखाई दे रहा था। इस घर में मोहनलाल जी, उनकी पत्नी चंदा, बड़े बेटे सुमन, उनकी पत्नी राधिका और उनकी बेटी प्रिया और छोटा बेटा राजा, उसकी पत्नी अभीरा और उनका छोटा बेटा आरव रहते थे। चंदा जी जब मंदिर से घर आई तो चंदा जी भी ये सब सुनकर दुखी हो गई और एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधिका ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया, मगर किसी को खाना खाने की मर्जी नहीं थी, इसलिए कोई खाना खाने नहीं आया। राधिका अपने सास ससुर से माफी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर मगनलाल जी और चंदा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राधिका अपनी देवरानी आबिरा के कमरे में पहुंची तो आबिरा ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। राधिका उदास होकर अपने कमरे में आ गई। पति सुमन बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को इस घर से अलग ही हो जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। राधिका बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात राधिका के भाई का फोन आ जाता है और वो कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। दूसरे दिन राधिका के भाई घर आया। मगनलाल जी और चंदा जी हैरान रह जाते हैं। राधिका का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो राधिका को ले जाना चाहता है। राधिका एक खत लिखती है और मगनलाल जी की डायरी में वो खत रख देती है। वो जानती है कि मगनलाल जी रोज डायरी लिखते हैं, इसलिए उसका खत शायद वो पढ़ लेंगे और अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। राधिका के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी चंदा जी पर आ जाती है, क्योंकि अबीरा के मूड पर आधारित होता था। उसका मूड अच्छा होता तो वो काम करती, वरना काम पड़ा रहती। मगर चंदा जी को घर का काम ऐसे परे रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर के ज़्यादातर काम करते। मगनलाल जी रात को जैसे ही डायरी खोलते हैं, उन्हें बहू राधिका द्वारा लिखा खत मिलता है। खत में लिखा होता है, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने अबीरा को थप्पड़ क्यों मारा और सुमन ने उनके छोटे भाई का कलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने ये खत लिखा है। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी पिया के हाथ से कांच का गिलास फूट गया था, जो देख अबीरा बोली, लंगड़ी कहीं की, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा गिलास फोड़ दिया। पीछे से राजा भैया बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा, तेरा बाप? कहकर दोनों रिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते मगर लाल जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो चंदा जी खड़ी थी। वो बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? मगन लाल जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले
यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। चंदा जी बोली, जी जरा जोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहुओं में हाथापाई तक बात पहुंच गई। राधिका ने लिखा था, अभी 3 महीने पहले ही तो पिया और सुमन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच गई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या ये सही है पापा जी? चंदा जी बीच में ही बोली, आज भी वो दिन याद आता है तो रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार ही चुके थे। वो तो राधिका ही थी जिसे ऐसा समय में भी बिना हिम्मत हारे पति और बेटी की वापस अच्छे होने की उम्मीद लगा कर बैठी थी, और निरंतर हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि पिया और सुमन आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटे बहू अबीरा को पिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे राजा ने भी ऐसा बोला, ये तो हद है। मगन लाल जी बीच में ही झलझलाते हुए बोला, मुझे खत आगे भी पढ़ने देगी या बीच में ही टोकती रहेगी? मगन लाल जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से सुमन की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत थी, जिससे घर का सारा बोझ राजा भैया पर आ गया। बस तब से अभिरा मुझे रोज ताने सुनाने लगी, कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे ना उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे ये ताने रोज रोज नहीं सुने जाते। पापा जी, आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या गलत है? मैं अपने पति और बच्चों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्चों को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत है, ना कि ऐसे कमजोर व्यक्तियों के। उलाओ, आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर मगनलाल जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वो चंदा, जब हमारे दोनों बेटों की शादियाँ हुई थी। दोनों बहू भी तो सच बस गई थी इस परिवार में, जहाँ एक तरफ बड़ी बहू राधिका घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वही दूसरी तरफ छोटी बहू अभिरा चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंजती। दोनों ने मिलकर ये परिवार एक सूत्रों में बांधे रखा था। चंदा, ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो सभी को अलग होना है इस घर से, और मैं क्यों भेदभाव करूँगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? चंदा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बांट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वो घर का बंटवारा नहीं होता, वो तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। बोलते हुए रो पड़ी चंदा जी। मगनलाल जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू अभिरा इतनी तेज स्वभाव की है कि वो इस तरह ताने मारती होगी। चंदा जी बोली, अरे अभिरा तो हमेशा अपनी मम्मी से फोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती। आपकी छठी बहू और तो और एक बार जब वो अपनी मम्मी को यहाँ की सारी बातें बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बात सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा, इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो उल्टा मुझ पर ही वो भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं मानती हूँ, वैसे अभिरा के दिल में कोई खोट नहीं है, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। मगनलाल जी बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने बिना कुछ जाने राधिका और सुमन पर सारा इल्जाम लगा दिया।
जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। आज की कहानी यही तक। आगे की कहानी भाग 2 में पढ़े। और आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।